हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पादप प्रजनन में मुख्य चरण यानी कि मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट ब्रीडिंग, हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन और पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न कुछ प्रमुख पादप प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जो पादप प्रजनन है उसमें जो मुख्य चरण होते हैं वो बेसिकली 5 होते हैं। सबसे पहले परिवर्तनशीलता का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ वेराइबिलिटी, जनकों का मूल्यांकन और चयन, चयनित जनकों के बीच परसंकरण और श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन और परीक्षण, और लास्ट नए कंक्षणों का परीक्षण, निर्मुक्त होना और व्यापारीकरण। सबसे पहले पादप प्रजनन में हम डिजीज रेजिस्टेंट यानी कि रोग प्रतिरोधक या उच्च उत्पादन वाली या दोनों गुणों वाली या किसी और गुण वाली पादप प्रजातियों को विकसित करते हैं। पादप प्रजनन कार्यक्रम जो होते हैं वो सुव्यवस्थित रूप से पूरे विश्व के कई सरकारी संस्थानों में और व्यापारिक संस्थानों में, व्यापारिक कंपनियों में किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। उन पर अनुसंधान चलते हैं, उन पर रिसर्च चल रही होती है। तो फसल की जो एक नई आनुवांशिक नस्ल को उत्पन्न करने के लिए, प्रजनन के द्वारा विकसित करने के लिए 5 चरण होते हैं। सबसे पहले परिवर्तनशीलता का संग्रहण यानी कि कलेक्शन ऑफ वेराइबिलिटी। वेराइबिलिटी का मतलब होता है कि आनुवांशिक रूप से किसी भी फसल में या किसी भी जीव में जो भिन्नता पाई जाती है किसी और जीव से या उसी जैसी और फसल से, हम उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक वेराइबिलिटी बोलते हैं। तो आनुवांशिक परिवर्तनशीलता यानी कि वेराइबिलिटी जो होती है किसी भी पादप प्रजनन कार्यक्रम का मुख्य आधार होता है, मूल आधार होता है। क्योंकि जब तक वेराइबिलिटी या वेरिएशंस या विभिन्नताएं क्रिएट नहीं होती, जब तक वो अपनी पूर्वज वाली जातियों से या पूर्व की जातियों से विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज होगा तभी जाकर वो थोड़ा सा अलग होगा, और अलग होगा तो वो उनसे कुछ गुणों में बेहतर होगा। तो सबसे पहले किसी भी जो क्रॉप है, किसी भी जो फसल है, उसके अंदर जो जीन्स या जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो उनकी पूर्ववर्ती वाइल्ड वैरायटीज से विकसित होते हैं। क्योंकि जब किसी भी प्रजाति का जो विकास हुआ था इस अर्थ पर, तो जो सबसे पहले वैरायटी डेवलप होती है इस अर्थ पर, उसको हम उसकी वाइल्ड वैरायटी बोलते हैं, जंगली प्रजाति बोलते हैं। यानी कि वो उसकी ओरिजिनल वैरायटी होती है जब वो पहली बार डेवलप हुई थी। उनसे म्यूटेशन से, चेंजेस से धीमे धीमे नई प्रजातियों का विकास होता है। तो सबसे पहले जो भी फसल में जो चेंजेस आते हैं या जो परिवर्तनशीलता किसी भी उसमें जो ग्रहण होती है, वो उसकी पूर्ववर्ती आनुवांशिक परिवर्तनशीलता जो होती है वो उन्हें जंगली यानी कि वाइल्ड वैरायटीज से प्राप्त होती है। और किसी भी फसल तथा उससे संबंधित फसलों की एक सेल में जो जीन्स पाई जाती है उनके सभी एलील्स को हम बोलते हैं जर्म प्लाज्म। तो यानी कि सबसे पहले हमें इसे पता होना चाहिए वो क्या है? जर्म प्लाज्म यानी कि जनन द्रव्य। तो जनन द्रव्य यानी कि जर्म प्लाज्म का मतलब क्या है कि किसी भी एक फसल के और उससे संबंधित फसल की एक सेल्स के अंदर जितनी भी जीन्स होती हैं उनकी सभी एलील्स को हम क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म बोलते हैं। तो यानी कि जो जर्म प्लाज्म है, उस जर्म प्लाज्म का मतलब क्या है कि फसल तो कोई एक फसल तथा उससे संबंधित यानी कि उससे रिलेटेड, तो कोई भी एक फसल और उससे रिलेटेड फसल की एक सेल में उपस्थित
जीन्स की सभी एलील्स क्या कहलाती है? जर्म प्लाज्म कहलाते हैं। यानी कि एक कोई भी जो फसल है, कोई भी जो जीव है, उससे उसकी एक सेल में तथा उसकी जो रिलेटेड फसल है उसकी सेल्स में जितनी भी जीन्स हैं, उन जीन्स के सभी एलीलों को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म कहते हैं। और जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है? जर्म प्लाज्म का संग्रहण क्या होता है? कि जो जर्म प्लाज्म है, यानी कि किसी भी फसली पादप में पाई जाने वाली सभी जीनों की अधिक से अधिक जितनी भी एलील्स हो सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म का संग्रहण कहते हैं। यानी कि उनको इकट्ठा करना हम क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलते हैं। और जर्म प्लाज्म कलेक्शन पादप प्रजनन प्रोग्राम के लिए सबसे जरूरी स्टेप है। तो अब इसमें हमें दो चीजें समझ में आई, जर्म प्लाज्म क्या होता है, दूसरा क्या है? जर्म प्लाज्म कलेक्शन। यानी कि जर्म प्लाज्म संग्रहण। तो जर्म प्लाज्म संग्रहण का मतलब क्या है? कि एक फसल की जो जीन्स होती हैं, एक फसल और उससे संबंधित फसल की जो सभी जीन्स के सभी संभावित एलील्स का संग्रहण क्या कहलाता है? जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है। और किसी भी पादप प्रजनन कार्यक्रम की सफलता के लिए जर्म प्लाज्म कलेक्शन जरूरी होता है। इसका मतलब जर्म प्लाज्म में किसी भी फसल की और उससे संबंधित फसल की सभी जीन्स की सभी संभावित एलील्स उपस्थित होती हैं। तो जर्म प्लाज्म और जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्लियर हो गया। सेकंड है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। और जो अब हमने कोई भी प्लांट लिया तो उसमें हम क्या काम करते हैं कि जो जनन द्रव्य यानी कि जर्म प्लाज्म होता है उसको मूल्यांकित किया जाता है, जो वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है कि उनका मूल्यांकन किया जाता है, जिससे क्या होगा? पादपों की और उनके लक्षणों की जो वांछनीय संयोजन है, यानी कि जो हमें चाहिए वांछनीय संयोजन, वो अभी निर्धारित किया जा सके, अर्थात एक संकर पादप में उनको इकट्ठा किया सके। यानी कि दो जनकों के जो लक्षण हैं उनको हम एक जगह ला सके। उसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जो जर्म प्लाज्म है उसका मूल्यांकन किया जाता है। और जो मूल्यांकन करने के लिए जो हमने मूल्यांकित करके जो जर्म प्लाज्म लिया है, तो चयनित पादप लिए हमने, तो उन चयनित पादपों का हम स्वपरागण के द्वारा संकरण कराते हैं, अर्थात उनके बीच में मैटिंग कराते हैं। लेकिन उसमें हम कराते क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद अब उनका संकरण कराया जाता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। और फिर उनको मल्टीप्लाई कराया जाता है। जो उनसे प्लांट प्राप्त होते हैं, संकर पौधे प्राप्त होते हैं, उनको हम आगे हाइब्रिडाइज कराते हैं। और हाइब्रिडाइज करा के संकरित करके अब उनको आगे गुणन कराया जाता है। अब जहां तक संभव हो, जब संभव होता है, जब जरूरत होती है, तब वहां पर हम प्योर लाइन यानी कि शुद्ध वंश क्रम यानी कि प्योर लाइन का निर्माण कर लेते हैं। शुद्ध वंश क्रम या प्योर लाइन्स का मतलब क्या होता है? कि ए सीरीज ऑफ सेल्फ ब्रीडिंग जनरेशन हैविंग होमोजाइगस जीनोटाइप, यानी कि होमोजाइगस यानी कि सम युग्मनजी जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप युक्त पौधे जो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण की एक सीरीज से विकसित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध वंशक्रम यानी कि प्योर लाइन कहलाते हैं। यानी कि जब हम दो पौधे लिए, उनमें आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, फिर उनसे जो पौधे प्राप्त हुए, संतानें प्राप्त हुई, उनके बीच में फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराया, फिर उनसे संतानें प्राप्त हुई, फिर उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो यही प्रोसेस जब हम
अनेकों बार दोहराते हैं कि बार बार जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं उनका हम आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो कई जनरेशन्स के बाद जो पौधे प्राप्त होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, प्योर लाइन यानी कि शुद्ध वंशक्रम बोलते हैं। तो इनका जो सेल्फ ब्रीडिंग जनरेशन्स के बाद जो होमोजाइगस जीनोटाइप डेवलप होता है उससे क्या बोलते हैं हम, प्योर लाइन यानी कि शुद्ध वंशक्रम बोलते हैं। इसके बाद तीसरा है चयनित जनकों के बीच परसंकरण यानी कि क्रॉस पॉपुलेशन होगा इसमें। तो अब जो वांछित गुण होते हैं सामान्यतः एक संकर पौधे में 2 जनकों से लिए जाते हैं। जैसे अब अगर माना एक है जनक ए और एक है जनक बी, तो एक गुण इसमें से एक गुण इसमें से, और जैसे माना फॉर एग्जांपल हाई प्रोटीन, तो उच्च प्रोटीन वाला एक गुण लिया हमने माना फॉर एग्जांपल एक प्लांट से, और एक से ली रोग प्रतिरोधकता। और जब इनका क्रॉस होगा तो जो संकर बनता है यानी कि हाइब्रिड बनता है उसमें इसका गुण इससे और इसका गुण इससे आता है। तो इससे जो संकर पौधा यानी कि हाइब्रिड बनता है उसमें 2 जनकों के गुण एक में आ जाते हैं। तो इस स्टेप का जो मेन एम है वो यही है कि 2 अलग अलग जनकों के जो गुण हैं वो एक पौधे में, एक संतान में, एक संकर पौधे में डाल दिए जाएं, और इससे जो हमारा आर्थिक महत्व है वो सिद्ध होता है। क्योंकि हमें माना फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्लांट डेवलप करना है जिसमें रोग प्रतिरोधकता भी हो, जिससे नुकसान ना हो। एक ऐसा प्लांट डेवलप करना है उसी के अंदर एक ऐसा गुण और हो कि वो उच्च उत्पादकता करे, माना इसमें उच्च उत्पादकता गुण हो और इसमें रोग प्रतिरोधकता गुण हो। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, उच्च उत्पादकता गुण हो इसमें। तो 2 गुण सामान्यतः 2 अलग अलग जनकों से आते हैं। तो इस स्टेप में हम यही काम करते हैं कि जो हमारे वांछित लक्षण हैं यानी कि जो हमारे डिजायर्ड ट्रेट्स हैं, डिजायर्ड लक्षण हैं, उनको 2 पौधों के बीच में पर परागण कराकर अब एक संकर पौधे में कराया जाता है। और इसके लिए हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, और इससे क्या होता है, दोनों जनकों के जो गुण होते हैं वो एक संकर पौधे में, हाइब्रिड में आ जाते हैं। इसके बाद चौथा है श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन यानी कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब जो 2 जनकों से जो प्राप्त होते हैं पौधे, उनमें से अब हम क्या काम करते हैं कि जो संतानों के बीच जो ऐसे पादपों का चयन किया जाता है कि जिनके अंदर हमारे दोनों वांछित गुण होते हैं, संकर ऐसे पौधों का चयन किया था जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 2 गुण जो थे वो एक ही संकर पौधे में आ जाता है। क्योंकि सामान्यतः है जो नेचर में ये संकरण सफल नहीं भी होते हैं, और नेचर में ऐसा होता है कि बहुत सारे क्रॉसों में से कुछ क्रॉस ही सफल हो पाते हैं। तो हम ऐसे पौधों का चयन करते हैं जिनमें दोनों जनकों के गुण होते हैं, और दोनों जनकों के गुण होने वाले इस पादप का हम चयन कर लेते हैं, और इस चरण के फलस्वरूप ऐसे पादप हमें मिल जाते हैं जिसके अंदर दोनों जनकों के श्रेष्ठ गुण उपस्थित होते हैं। संकर ओज या हेटेरोसिस, हेटेरोसिस हिंदी में भी इसको हेटेरोसिस ही बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड विग्योर, संकर ओज, हाइब्रिड विग्योर या हेटेरोसिस। अब संकर ओज या हाइब्रिड विग्योर का मतलब क्या है कि अगर ये एक जनक है ए और ये है जनक बी, और इनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, यानी कि संकरण। तो संकरण होने के बाद अब जो ऑर्गेनिज्म यहां बनता है हम उसे क्या बोलते हैं, संकर यानी कि हाइब्रिड बोलते हैं। अब इस हाइब्रिड के अंदर कुछ कैरेक्टर्स
एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स इस जनक और इस जनक दोनों जनकों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, सुपीरियर होते हैं। तो किसी भी संकर के अंदर अपने दोनों जनकों से किसी एक या एक से ज़्यादा गुण का अच्छा होना, सुपीरियर होना, इसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस या हाइब्रिड विग्योर। यानी कि हाइब्रिड संकर ओज का मतलब क्या है कि संकर पौधों का एक अथवा अधिक लक्षणों में अपने दोनों जनकों से श्रेष्ठ होना या श्रेष्ठता, इनको क्या कहलाती है? हाइब्रिड विग्योर या हेटेरोसिस कहलाती है। यानी कि दोबारा समझे हम कि हेटेरोसिस या हाइब्रिड विग्योर का मतलब क्या है कि संकर पौधे का एक अथवा एक से अधिक लक्षणों में अपने दोनों जनकों से श्रेष्ठ होना, सुपीरियर होना, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड विग्योर यानी कि संकर ओज या हेटेरोसिस। अब जो ये पौधे हमें प्राप्त हुए संकर पौधे, अब इनका आगे हम कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? स्वपरागण। और इसके बाद फिर प्लांट प्राप्त हुआ, फिर हमने स्वपरागण कराया, फिर प्लांट प्राप्त हुआ, फिर प्लांट्स प्राप्त हुए, फिर हमने इसको स्वपरागण कराया। और ये प्रोसेस कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। और कई पीढ़ियों तक क्यों करा जाता है? इसका पर्पस क्या है कि इससे हम कराते हैं, तब तक कराते रहते हैं जब तक होमोजाइगोस सिटी डेवलप ना हो जाए। समयुग्मनजता यानी कि होमोजाइगोसिटी जब तक डेवलप नहीं हो जाएगी तब तक हम इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहेंगे। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होता है कि इसमें जो संतानों में यहाँ लक्षण डेवलप हुए थे, जो यहाँ पर सुपीरियर लक्षण डेवलप हुए थे, इसके अंदर जो सुपीरियर लक्षण डेवलप हुए थे वो इसमें अब सेग्रीगेट नहीं होंगे, यानी कि अब पृथक नहीं होंगे। क्योंकि हाइब्रिड प्लांट्स को यूज करने में, हाइब्रिड सीड्स को यूज करने में, हाइब्रिड फसलों को यूज करने में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि जो हाइब्रिड प्लांट्स को जब हम ग्रो कराते हैं तो ग्रो कराने के बाद हमें हर बार नए सीड्स लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो अगर हमने सिंपल हाइब्रिडाइजेशन से जो प्लांट प्राप्त हुए तो उन सिंपल हाइब्रिडाइजेशन से प्लांट प्राप्त करने के बाद जब हमने उसके पौधे बोए तो बोने के बाद जब उनकी जो सीड्स बनेंगे और उन सीड्स को जब हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नई पीढ़ी के लिए ग्रो कराते हैं तो उनमें लक्षण धीमे धीमे पृथक होने लगते हैं। जो लक्षण दो जनकों से अच्छे लक्षण बनकर उसमें आए थे, धीमे धीमे वो लक्षण पृथक होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, जिससे क्या होगा कि धीमे धीमे उनके जो गुण होते हैं वो कम होने लगते हैं। इसीलिए बार बार हाइब्रिड सीड्स खरीदने पड़ते हैं। लेकिन अगर इस प्रोसेस से हम आगे चलते हैं कि बार बार उनका स्वपरागण कराते रहते हैं तो बार बार स्वपरागण कराने से उनमें होमोजाइगोसिटी डेवलप हो जाती है, समयुग्मनजता डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है। और इनसे जो ये कैरेक्टर्स संकर में आए हैं, अब ये कैरेक्टर्स जो है वो जब इन प्लांट्स को ग्रो करा के सीड्स बनाए जाएंगे तो वो कैरेक्टर्स इनमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इससे क्या होगा कि अब एक यूनिफॉर्म फसल बन जाएगी जिसको बार बार हम सीड्स बनाकर उसको आगे फिर दोबारा से लगातार हम कई पीढ़ियों तक आगे इसको लगातार यूज करते सकते हैं। पांचवा है नए कंशणों का परीक्षण, निर्मुक्त होना और व्यापारीकरण। यानी कि नए रिकॉम्बिनेंट्स कल्टीवर्स जो बनते हैं उन नए कल्टीवर्स को हम पहले परीक्षित करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, उनको फिर रिलीज करते हैं और रिलीज करने के बाद उनका व्यापारीकरण करके उसको फिर बेचा जाता है। अब इसमें सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जहां पर जो इन स्टेप्स के बाद जो नए प्लांट्स डेवलप होते हैं उन नए प्लांट्स को अब हम नवचयनित जो वंशक्रम है, फसल है, उनके उत्पाद को रोग प्रतिरोधकता, उच्च उत्पादन और अन्य गुणों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से गुण आ गए। ये वैज्ञानिक प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है जिसको आसानी से देखा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा और उसका वो रोग प्रतिरोधकता और उनके उत्पादन, उच्च उत्पादन के आधार पर और अन्य गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद अब उन मूल्यांकित पौधों को अनुसंधान वाले खेतों में
उगाया जाता है जहां आदर्श परिस्थितियां होती है, जहां उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा मिलता है, फर्टिलाइजर्स उन्हें पर्याप्त मात्रा मिलते हैं, जलवायु परिवर्तन जो कंडीशंस होती है, वातावरणीय कंडीशन होती है वो उपयुक्त होती हैं, और उन उपयुक्त परिस्थितियों में उनको उगाया जाता है और उनके उपरोक्त गुणों का, जो हमने पहले गुणों करे थे, उनको फिर से मूल्यांकन कराते हैं, सिंपल फसलों के साथ कराते हैं। और इसके बाद यहाँ से सफल होने के बाद, जब इनका मूल्यांकन हो जाता है तो यहाँ से सफल होने के बाद अब इन पौधों का परीक्षण देश भर के किसानों के खेतों में अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं उनमें कम से कम 3 सीजन तक करते हैं, और उसके बाद उसकी जो बेस्ट क्रॉप से तुलना करते हैं, और बेस्ट क्रॉप से तुलना करने के बाद अगर वो उससे बेहतर महसूस होती है, बेहतर अच्छी बन जाती है, विकसित हो जाती है, तब उसको रिलीज़ किया जाता है और उसको फिर एक बड़े फार्म्स में ग्रो कराया जाता है। बड़े फार्म्स में ग्रो कराने के बाद अब उसका बहुत सारे सीड्स को बनाया जाता है, और सीड्स बनाने के बाद अब उसको बाद में बाजार में किसानों को बेच दिया जाता है, जिससे किसान अब उसको अपने खेतों में बोकर आसानी से उच्च उत्पादकता वाले फसलों को तैयार करते हैं, पौधों को तैयार करते हैं। तो इसमें 5 स्टेप्स में अच्छी फसल डेवलप की जाती है। पहले परिवर्तनशील का संग्रहण, वेराइबिलिटी डेवलप करते हैं, फिर उन जनकों का मूल्यांकन करते हैं, चयन करते हैं, फिर सेल्फ पॉलिनेशन द्वारा उनका संकरण कराते हैं। इसके बाद जो 2 चयनित जनक होते हैं उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कराने से जो श्रेष्ठ पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट बनते हैं उनका चयन करते हैं और परीक्षण करते हैं। उसके बाद स्वपरागण लगातार करा के उसको होमोजाइगोसिटी डेवलप कराते हैं, जिससे वो गुण जो होते हैं उसके अंदर आए वो पृथक ना है। उसका फिर जो नव चयनित वंशक्रम है उसका पहले रोग प्रतिरोधकता और उच्च उत्पादकता आदि के लिए मूल्यांकन करते हैं। फिर उनको अनुसंधान खेतों में बोते हैं और वहाँ पर आदर्श परिस्थितियों में उगाकर उनकी तुलना फिर बेस्ट वैरायटीज़ से करते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ से सफल होने के बाद अब देश भर के किसानों में अलग अलग किसानों को बोने के लिए दे दिया जाता है उसकी तुलना। अब उसे कम से कम 3 सीजन तक बोलते हैं, 3 सेशन तक बोने के बाद अब उसकी तुलना बेस्ट क्रॉप से करते हैं, और अगर उससे अच्छा होता है तब उसको बड़े फार्म्स में ग्रो कराते हैं। उनके सीड्स को फिर वहाँ से बाज़ार में बेच दिया जाता है, बेचने के लिए भेज दिया जाता है किसानों को खरीदने के लिए। हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में 1960 के मध्य में गेहूं और धान की बहुत सी उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास जब हो गया था, तो 1960 में के मध्य में इनका प्रयोग होना प्रारंभ हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप खाद्य एवं अन्य उत्पादनों में बहुत ज़्यादा अत्यधिक वृद्धि हुई, और इसे ही हरित क्रांति बोलते हैं। हरित क्रांति का मतलब उच्च पादप प्रजनन तकनीक द्वारा उच्च उत्पादन वाली फसलों का प्रयोग कर फसलों का या उत्पादनों का बढ़ना, इसे हम क्या बोलते हैं, हरित क्रांति बोलते हैं। और विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग एक प्रसिद्ध पादप प्रजनक थे जो मैक्सिको के थे। उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने उच्च उत्पादन वाली वामन किस्मों को, यानी कि ड्वार्फ किस्मों को, वामन यानी कि ड्वार्फ किस्मों को, गेहूं की वामन यानी कि ड्वार्फ किस्मों को विकसित किया, और विकसित करने के बाद उन्होंने 2 वैरायटी डेवलप की, सोनारा 64 और लर्मा रोजा 64। लर्मा रोजा 64 और सोनारा 64। तो ये गेहूं की सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी जो नॉर्मन बोरलॉग ने डेवलप करी, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि इससे पहले की जो परंपरागत फसलें थी उनमें उत्पादन क्षमता बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने इन प्रजातियों, इन किस्मों को विकसित करके जो उत्पादकता है वो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसीलिए इनको हरित क्रांति के पिता यानी या जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में जो यही काम था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, हरित क्रांति का, वो एमएस स्वामीनाथन ने किया, और एमएस स्वामीनाथन ने शरबती सोनारा किस्म का विकास किया। शरबती सोनारा, तो उन्होंने शरबती सोनारा किस्म का विकास किया, और स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का पिता कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पादप प्रजनन कार्यक्रम जो थे
उनका जो उद्देश्य था, सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था कि अर्धवामन, यानी कि सेमी ड्वार्फ किस्मों को विकसित करना था। तो उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था कार्यक्रमों का कि सेमी ड्वार्फ जो वैरायटीज़ है उनको विकसित किया जाए। इन किस्मों में विशेषता क्या है कि ये रुके हुए पानी में स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं, रुके हुए जल में गिरती नहीं है ये। और गिरने को बोलते हैं लॉजिंग, LODGING। लॉजिंग का मतलब होता है गिरना। अगर जो फसल गिर जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लॉजिंग। तो ये जो फसलें थी ये नॉन लॉजिंग थी, यानी कि ये नॉन लॉजिंग फसलें थी, अर्थात ये गिरती नहीं है और इसके कारण इनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ी हुई होती है और इनके साथ ही इसमें उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होती है। उत्पादन क्षमता पारंपरिक जो फसल है उनसे अधिक होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम थे, प्रजनन कार्यक्रम थे, उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था, अर्धवामन यानी कि सेमी ड्वार्फ किस्मों को विकसित करना। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो रुके हुए जल में स्टैग्नेंट वाटर में वो गिरती नहीं है, जिसे हम नॉन लॉजिंग बोलते हैं, गिरने को हम लॉजिंग बोलते हैं। और इसी के साथ साथ इनमें उत्पादन क्षमता भी पारंपरिक जो फसल थी उनसे पहले की जो फसल थी उनसे अधिक होती थी। चावल में जो वामन जीन है यानी कि जो ड्वार्फ जीन है, चावल में जो ड्वार्फ जीन है यानी कि वामन जीन जो है, तो चावल में जो वामन जीन का नाम है उसका नाम है जो वुजैन तो वुजैन से पहले जो है उसका नाम है DGO-वुजैन, DGO-वुजैन। तो चावल में जो वामन जीन है उसका नाम है DGO-वुजैन। इसको विकसित किया गया और विकसित करने के बाद अब सेमी ड्वार्फ वैरायटीज डेवलप हुई। गेहूं में यही जीन का जो नाम है वो जापान की नॉरिन 10 है, नॉरिन 10, जापान की नॉरिन 10 है। और इस जीन को विकसित कराया गया सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ के अंदर, जिससे वो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ बनती है। तो चावल में जीन का नाम है DGO-वुजैन और जापान की नॉरिन 10 जीन जो होती है, यही काम सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ डेवलप, यानी कि ड्वार्फ जीन है वो कौन है, नॉरिन 10 है, जो जापान की नॉरिन 10 होती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।